हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, जेई इलेक्ट्रिकल की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 3 आज मैं आपके लिए लाया हूँ। पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 2 जो कि हमने पिछले कल अपलोड की थी, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन ये था कि डैश कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर सर्किट। उसके ऑप्शन दिए थे मैंने, सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर, एयर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो उसका जवाब 5 लोगों ने सही दिया हुआ है पिछली वीडियो में, और बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कृपया पार्टिसिपेट करें। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप वीडियो ध्यान से देखते हो। तो पिछले वीडियो में जिसने राइट आंसर दिया है 5 लोगों ने, उनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रो इन्फिनिटी, शुभम वर्मा, रोहित मेहता, चुन्नू, कमल चौहान। इन्होंने इसका राइट आंसर दिया है और इसका राइट आंसर है सेरेमिक कैपेसिटर। तो दोस्तों, सेरेमिक कैपेसिटर को हम ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नाम मेंशन करूंगा कि किसने सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग्स देयर आर एज मैनी कम्यूटेटर बार्स एज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, पोल्स, वाइंडिंग एलिमेंट्स, स्लॉट्स। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि लैप वाइंडिंग हो या वेव वाइंडिंग हो, दोनों में जो कम्यूटेटर बार्स यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ये डीसी मशीन की बात हो रही है। डीसी मशीन में ये आपके कम्यूटेटर होते हैं, तो वहाँ पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं वो आर्मेचर कॉइल्स के बराबर होते हैं। आर्मेचर कॉइल्स कितनी है आपकी, उतने ही आपकी कम्यूटेटर सेगमेंट्स यानी कि कम्यूटेटर बार्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं तो आपको आर्मेचर कॉइल्स लिखा नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो आर्मेचर कॉइल्स होती है उनको मिल के बनती है, उनको जब कनेक्ट किया जाता है आर्मेचर कॉइल्स को आपस में, तो आर्मेचर वाइंडिंग बनती है। तो ये जो आर्मेचर कॉइल है वो एलिमेंट है वाइंडिंग के, तो उसको उनको हम बोलते हैं वाइंडिंग एलिमेंट। तो आप, अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा आर्मेचर कॉइल, तो आपने आर्मेचर कॉइल सेलेक्ट करना है। अगर नहीं दिया होगा, अगर वहाँ पे वाइंडिंग एलिमेंट लिखा होगा, तो आपने वाइंडिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है वाइंडिंग एलिमेंट, ऑप्शन सी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आर्मेचर में 20 नंबर ऑफ कंडक्टर है, लेकिन जो 2 कंडक्टर से एक आर्मेचर सिंगल टर्न की आर्मेचर कॉइल बनती है, तो 20 कंडक्टर का मतलब है वहाँ पे 10 नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी। तो 10 नंबर ऑफ कॉइल्स है, इसका मतलब 10 वहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट आपके यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द पावर फैक्टर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी अबाउट यूनिटी 0.75, 0.35, 0.5। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया कि जो पावर फैक्टर होता है पावर ट्रांसफार्मर का नो लोड के केस में वो कितना होता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स का जो नो लोड के केस में जो पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है, तो जैसे जैसे उन पर हम लोडिंग करते हैं तो उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो वो पावर फैक्टर आपका इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम उस पर लोडिंग करते हैं। फुल लोड पे मैक्सिमम होता है, तो इसलिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका जो पावर फैक्टर रहता है नो लोड के केस में वो रहता है 0.35। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों, हमने बताना है कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो कौन से मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए पहले कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते क्या हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती है। जिस डायरेक्शन में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं, उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और ये सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। और इनको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बाद ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, और जब हम इनको क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर इनको गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो बिहेव करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। उनकी प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वो बिहेव करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हार्ड ड्रॉन कॉपर, प्योर एनेल्ड कॉपर, इंडक्शन हार्डन कॉपर, कॉपर कंटेनिंग सिलिकॉन ट्रेसिस। तो दोस्तों, हमने बेस्ट कॉपर बताना है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इन चारों में से जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला कॉपर है वो है प्योर एनेल्ड कॉपर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
चारों ऑप्शन में आपके कॉपर ही दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जो प्योर एनील्ड कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। प्योर एनील्ड कॉपर है वो हमें एनीलिंग प्रोसेस से मिलता है। अनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कॉपर है उसको पहले गर्म किया जाता है और फिर उसी टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, उसको स्लोली कूल डाउन किया जाता है। तो जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है बाद में, तो हमें प्योर एनील्ड कॉपर मिलता है जिसकी जो है डक्टिलिटी बढ़ जाती है, वो डक्टाइल हो जाता है और उसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है और ये सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल। ये जिसकी ब्रिटलनेस है वो भी कम हो जाती है, ये लेस ब्रिटल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो है ये डक्टाइल बन जाता है मटेरियल और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे हमें प्योर एनील्ड कॉपर मिलता है अनीलिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन, टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपके मॉडरेटर यूज होते हैं उनका क्या फंक्शन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते क्या हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपके न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होते हैं। दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपका फिशन रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका फिशन रिएक्शन वहाँ पे होता है, जिसके कारण वहाँ पे हाई स्पीड से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिनकी स्पीड को स्लो डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जो आपका जो फिशन रिएक्शन है वो सक्सेसफुल हो सके, आपका एफिशिएंसी के साथ आप उनको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्या करते हैं दोस्तों, वो उनकी जो न्यूट्रॉन्स निकले, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स निकले फिशन रिएक्शन से, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं मॉडरेटर्स। जो हम मॉडरेटर्स यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट होगा या तो बेरिलियम होगा या हैवी वाटर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन्स। क्या है मॉडरेटर का फंक्शन? टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड को स्लो डाउन करते हैं मॉडरेटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेचर ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग इन जर्मेनियम इज। दोस्तों हमें बताना है कि जर्मेनियम जो मटेरियल होता है उसके क्रिस्टल में कौन सा बॉन्ड होता है। तो दोस्तों उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। जब एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम इज़ मेड ऑफ। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसका जो स्टेटर का जो फ्रेम होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर का फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन और वेल्डेड स्टील प्लेट्स का बना होता है और जो स्टेटर का जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है ताकि उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम कम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ए हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम इज़ अराउंड। दोस्तों हमें बताना है कि जो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें जो क्लियरिंग, जो फॉल्ट को क्लियर करने का टाइम है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें जो फॉल्ट को क्लियर करने का टाइम बहुत ही कम होता है, वो 1 और 2 साइकिल्स होते हैं। 1 और 2 साइकिल्स मीन्स कि जैसे कि 1 सेकंड में आपके एसी में 1 सेकंड में आपके 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो सबसे फास्ट वाला जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें कम से कम 1 या 2 साइकिल तो फिर भी फास्ट होते हैं 50 साइकिल में से, जो कि 1 सेकंड में 50 साइकिल क्रॉस होते हैं। तो उनमें से 50 साइकिल में से 1 और 2 साइकिल आपके फिर भी क्रॉस हो जाते हैं। अगर आपका फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के 1 और 2 साइकिल फिर भी आपके सिस्टम में आ जाते हैं और एक या 2 साइकिल के अंदर अंदर ही आपका जो बिल्कुल इंटरप्ट हो जाता है, जो फॉल्ट है तो वो क्लियर हो जाता है और आपका जो ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवेज ऑपरेट ऑन। हमें बताना है दोस्तों कि जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेलवे होती हैं वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 600 वोल्ट DC, 25 kV 3 फेस AC, 25 kV सिंगल फेस AC और फोर्थ ऑप्शन है 15 kV 3 फेस AC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेलवे होती हैं वो 25 kV सिंगल फेस AC पे ऑपरेट होती है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोरोना लॉस इंक्रीजेज विद। दोस्तों हमें बताना है कि जो कोरोना लॉसेज होते हैं वो कब इंक्रीज होता है। तो दोस्तों कोरोना लॉस जो इंक्रीज होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वो इंक्रीज होता है और जो कंडक्टर के साइज के डिक्रीज होने से कोरोना लॉस इंक्रीज होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे अभी देना है कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने बताना है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट आपने बतानी है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल में आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस करना ना भूलें और साथ में ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर में फॉलो करना ना भूलें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।